बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से 2023 में पूरी की। उसके बाद सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी योग और मेडिटेशन करना है और महात्मा गांधी मेरे आदर्श व्यक्तित्व है। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? राजनीति विज्ञान सर। पॉलिटिकल साइंस, ओके। और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस ही है सर। आपकी हॉबी योगा है? यस ओके। सर। ये ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को साइंस का दर्जा क्यों दिया जाता है? पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, क्या वजह है इसके पीछे? कुछ है वजह? सर पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं बता सकता हूँ कि इसे साइंस क्यों कहा जाता है। हुँ, क्योंकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं। जैसे कि सर टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस टेक हो गया, तो कोई आविष्कार करता है, परंतु उसका उपयोग समाज के किस वर्ग के लिए करना है। जैसे सर न्यूक्लियर साइंस हो गया, तो उसे हमें परमाणु बम बनाना है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना है। साइंस किसे कहते और हैं? साइंस का सामाजिक डेफिनेशन साइंस किसे कहेंगे? सर साइंस कहते हैं यदि कोई भी चीज प्रयोग आधारित हो और सिलसिलेवार ढंग से उस पर प्रयोग हो और किसी न किसी सिद्धांत के अनुसार वो कार्य करे और अंतिम में कोई परिणाम भी उससे प्राप्त हो, उसे सर साइंस कहते हैं। ओके, वेरी गुड। अभी वर्तमान में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट चर्चा में रहा था। कुछ जी जानकारी सर। है? कुछ प्रोविजंस बताइए? सर ज्यादा कुछ तो नहीं जानकारी है, परंतु उसमें जो भी डिजिटल डाटा होता है व्यक्ति का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको सुरक्षित करने की उसमें बात की गई है कि किसी व्यक्ति का वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया या फिर उसका फेस को किसी भी तरह से डीप फेक का इस्तेमाल न किया कौन-कौन से जाए। अभी तक एक्ट और रूल्स आ चुके हैं? तो कौन-कौन से एक्ट और रूल्स डिजिटल डेटा को प्रोटेक्शन के लिए आए हैं? कुछ बताइए, कौन-कौन से एक्ट और सर रूल्स एक हैं? तो ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है और एक आईटी एक्ट आया था सर 2000 में। मैं सर फिलहाल यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। और कुछ नहीं? आईटी रूल्स 2021। ओके, ठीक हाँ है। सर, ये भी है हुँ। सर। अभी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पेंडिंग ऑफ केसेज़ को लेकर के पॉलिटिकल साइंस में जब जुडिशरी का हम लोग देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा चुनौती रहता है। अभी हम लोग लंबे समय से बात करते आ रहे हैं कि केसेज़ बहुत लंबित होते जा रहे हैं। अभी लगभग 5 करोड़ अगर हम मान लेते हैं, तीनों जो आपका लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। इसके पास आपके लिए कुछ निदान है? आप कैसे निदान करेंगे इसको? क्या होना चाहिए? कुछ सुझाव बताइए। सर इसके लिए तो सबसे पहले हमें जो जांच की प्रक्रिया है उसको तेज करना होगा और इसके साथ ही सर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है एडीआर, उसको सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ेगा। जैसे मध्यस्थता के द्वारा कई सारे विवाद ऐसे होते हैं जो काफी छोटे स्तर पर होते हैं, परंतु उसे कोर्ट में घसीटा जाता है ठीक है, और एक और? लंबा चलता है सर। ओके, एडीआर हो गया, और? सर इसके साथ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो सुनवाई है वो और तीव्र गति से हो। और सर जो ठीक है। तीन तीन कानून आए थे, पुराने कानूनों की जगह पर तीन कानून आए थे, उसमें भी काफी सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जैसे सामाजिक कार्य ऐसे सौंप सौंप दिए जाए दंड दंड के आधार पर, ताकि उसको जो जेल पर भी जो दबाव पड़ता है वो भी उसको कम किया जा ठीक सकता है, है। और बताइए? सर फिलहाल तो यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है जुडिशियल सिस्टम में? नहीं सर, इसमें भी कमी है और ऐसा कहा जाता है कि 15% जो लोअर कोर्ट में जो जिला जज होते हैं उनके हुँ, पास वो कोर्ट रूम नहीं है, 15% की कमी है। तो हुँ, इसके भी कहीं ना कहीं बेहतर करने की जरूरत है। ओके। आपने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस से और आपका ऑप्शनल भी साइंस है, पॉलिटिकल साइंस ही है। कब किया था आपने पॉलिटिकल यस साइंस सर। से? कब किया था? सर ग्रेजुएशन मैंने 2019 में किया था और पोस्ट हुँ, ग्रेजुएशन 2023 में। अच्छा 19 में किया, तो 19 से आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि 2023 तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हुँ, और हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने तैयारी शुरू किया था। अच्छा, ओके। ये बताइए, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 20
आज कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। क्या ऐसा कुछ है? आप ऐसा मानते हैं? कैसे देखते हैं इसे? सर आर्टिकल 20 जो है वो दो 21। सिद्धि के संबंध हाँ। में हुँ। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 21 जो है वो जीवन की सुरक्षा के लिए है। और जो 22 है वो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और ये दोनों मिलकर आर्टिकल 20 और 22 दोनों मिलकर सर आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करते हैं मेरे दृष्टिकोण से। क्योंकि आर्टिकल 21 में जीवन के विभिन्न आयामों को सुरक्षित करने के लिए तो इसमें प्रावधान है जीवन की सुरक्षा का। और भी बहुत सारे इसमें प्रावधान जुड़े हुए ठीक। हैं, तो मुझे लगता ओके। है सर इसको प्रोटेक्ट करते हैं। या मैम? हेलो नीतीश। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपने हॉबी क्या बताई? मैम योग और ध्यान करना मेरी हॉबी है। आप योग और ध्यान को जो प्रशासन में रहेंगे, लोगों तक इनका अगर प्रचार करना है, क्या आप रास्ता चुनेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी ऐसे ऑफ़लाइन माध्यम से कुछ चीज़ें जो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, ज़रा बताएँगे? मैम चूँकि ये मेरा डेली रूटीन का भी पार्ट है, तो मुझे लगता है कि मैं इसको अच्छे से प्रमोट भी कर सकता हूँ सोसाइटी में। और इसके लिए सर सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि जो स्कूल का करिकुलम होता है, उसमें इसको शामिल किया जाए। जैसे बच्चों को जो पीटी कराया जाता है, उसमें एक ऑप्शन के तौर पर योगा को भी शामिल कराया जाए, अगर ऐसा किया जा सके। और जो खेल होता है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसको एक खेल का दर्जा दिया है योगासन को, तो कहीं न कहीं ये खेल को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। स्कूल के स्तर पर कई स्कूलों के साथ मिलकर एक टूर्नामेंट जैसे होता है अन्य खेलों का, योगासन की भी प्रतियोगिता की जा सकती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर जागरूकता बढ़ाया जा सकता है। आजकल जो जैसी दिनचर्या बदल रही है, लोगों का जीवन शैली बदल रहा है, कई तरह की मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा देखने में मिला है कि छोटे बच्चे तक एंग्जायटी, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में योग और ध्यान वगैरह ये सब करना मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस दिशा में ओके, काम करना चाहिए। ओके, ओके। मेडिटेशन के बारे में कुछ ऐसे समाज में मिथ हैं, जो आपके नज़रिए में है और वो मिथ कैसे आप दूर कर सकते हैं, अगर हैं तो? मैम मैंने जो फेस किया है चूँकि मैं भी पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले घर वालों से ही ऐसा सुनने में आया कि ये बाबा बन जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे आते हैं। परंतु ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनको समझाना मुझे लगता है कि अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए कि मेडिटेशन जो है वो एक प्रकार की साइंस ही है, जो डायरेक्ट मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ ही यह शरीर, मन और आत्मा तीनों के होलिस्टिक विकास पर काम करती है। जैसे हठ योगा है तो हठ योगा से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मेडिटेशन से हम अपने मेंटल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये कहीं न कहीं हमारी आत्मा को जो कि परम सत्ता है और आनंद का स्रोत है और एक सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उसको भी कहीं न कहीं हम बैलेंस करके और डेवलप कर सकते हैं। तो इसको लेकर जागरूकता की ज़रूरत है ताकि लोगों के मन में इसके प्रति जो मिथ्या है और जो भ्रम है और कई तरह की शंकाएँ हैं, उसको दूर किया जा सके। योग दिवस का नारा क्या था इस बार? सॉरी मैम मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। आपने पॉलिटिकल साइंस बताया ना अपने ऑप्शनल? यस मैम। ओके। कोई आर्टिकल है जिनको प्रायोरिटी दी जाती है फंडामेंटल राइट्स के अबव? यस मैम। डीपीएसपी? डीपीएसपी में आर्टिकल आर्टिकल बताइए कौन से ऐसे अगर हैं तो कौन से आर्टिकल हैं? सॉरी मैम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू नीतीश। पेश कर। नीतीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर सुन पा रहा हूँ। नीतीश, अभी आप लोग बात कर रहे थे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट।
एक आजकल शब्द चल रहा है डिजिटल अरेस्ट, सुना है आपने? यस सर। क्या है ये एक्चुअली? सर इसमें जो साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं, वो किसी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, पुलिस ऑफिसर का रूप रख बनाकर और लोगों को कॉल करते हैं और उनसे पैसा वसूलते हैं। और जो डिजिटल चीज़ों की जानकारी ना होने के कारण काफ़ी सारे लोग इसके सब झांसे में आ जाते हैं और उनका काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। क्या कारण है कि डिजिटल क्षेत्र में इतनी क्रांति होने के बावजूद हम लोग डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं? जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स है उसको समझ नहीं पा रहे हैं और लोग बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। क्या मुख्य कारण मानते हैं इसके पीछे? सर इसका पहला तो कारण है कि डिजिटल साक्षरता जो है अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। डिजिटल साक्षरता नहीं पहुंच पाई है और उसके साथ ही हमारा जो डेटा अलग-अलग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है इतना बिखरा पड़ा है, उसकी सुरक्षा के लिए अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो इसको लेकर भी काफ़ी सारे कंसर्न ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो पर्सनल डेटा है, उसको कैसे सिक्योर किया जाए कि ये गलत व्यक्ति के हाथ तक ना जाए। और अवेयरनेस की कमी के कारण हालाँकि सरकार इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रही है और एक लंबे समय तक फ़ोन कॉल पर भी एक अवेयरनेस चलाया गया था कि जब भी इस तरह के आपके पास कॉल आते हैं, तो आप सतर्क रहें कि झांसे में ना आएँ। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अभी लोग इसके प्रति अभी उतने जागरूक नहीं हैं। तो इस दिशा में सर काम करने की भी और ज़रूरत है। और लोगों के जो डिजिटल डाटा है, जो अलग-अलग सोशल मीडिया पर अ, मौजूद हैं, उनको कहीं न कहीं सिक्योर करने की ज़रूरत है। आज आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? हाँ सर। क्या दो तीन महत्वपूर्ण खबरें देखी आप? एक तो सर मैंने पढ़ा कि अभी जो बांग्लादेश का इश्यू चल रहा है और उनकी वहाँ की जो पूर्व इससे पहले की प्रधानमंत्री थी, खालिदा जिया, उनका देहांत हो गया है। और और भी सर कुछ न्यूज़ थे जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकार है, वर्तमान में जो सपोर्ट कर रही है, जो अभी मुख्य जो सलाहकार है बांग्लादेश के, उनको, तो ऐसा क्यों है कि बीएनपी जो है इतना, मतलब ये माइनॉरिटी के प्रति जो है उनका दोहरा रवैया क्यों है, जबकि इसके बनिस्बत देखा जाए तो अवामी लीग की जो सरकार है शेख हसीना की, वो एज ए धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में देखती थी। हाँ सर, ये बात तो है, क्योंकि अभी अ, जो अवामी लीग की जो लीडर थी शेख हसीना, वो बांग्लादेश में नहीं है और वो अभी भारत में रह रही हैं। तो उनके आने से एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है बांग्लादेश में, उसका जगह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ले लिया है। और ऐसी कयास लगाई जा रही है कि अभी जो खालिदा जिया के जो पुत्र थे, वो जो हो सकता है कि वही उनका ही सरकार बने। और ऐसा भी माना जाता है कि जो शेख हसीना जी थी, उनके साथ वो लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक बढ़ावा देती थी और इसलिए उनके साथ भारत के जो ताल्लुकात थे, वो काफ़ी अच्छे थे। और जो खालिदा जिया जी थी, उनका थोड़ा सांप्रदायिक रूप से उतना उदारवादी रवैया नहीं था। इसलिए भारत हमेशा से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को चूँकि सपोर्ट करता रहा है, तो इसलिए वो शेख हसीना जी को प्रोटेक्ट करने की उसकी मंशा थी, परंतु अभी वो भारत में हैं, तो इसलिए सर ऐसे हालात बन रहे हैं। नीतीश, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट भी है, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि भारत में कहा जाता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था है और संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो संघात्मक ही है, लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस बात की ओर इंगित करता है कि हमारा शासन तो संघात्मक है संवैधानिक तरीके से, लेकिन मुख्य रूप से ये केंद्र की ओर झुका हुआ है? सर सर क्योंकि हमारा जो शासन प्रणाली है और केंद्र राज्य जो संबंध है, उसको इस उसमें संघ को मजबूत बनाया गया है। चूँकि भारत विविधताओं का देश है,
यहाँ पर इतनी सारी विविधताएँ हैं, चाहे धर्म हो, संस्कृति के आधार पर रीजनल विविधताएँ हैं। तो इसके लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने संघ को, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया। हालाँकि उन्होंने राज्यों को भी पर्याप्त शक्तियाँ दी, परंतु विशेष परिस्थितियों में हमारा संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक हो जाता है। जैसे कि सर, जब राज्य में शासन प्रणाली सही नहीं काम करती है, तो आर्टिकल 356 के तहत राज्य में सर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जिससे वहाँ की जो पूरी शासन नीतीश, प्रक्रिया है वो मेरा एकात्मक हो जाती है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, आप में वो कौन कौन सी खूबियां हैं जिसको देखते हुए मुझे एज ए प्रशासक के रूप में आपको नियुक्त करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मेरा एक स्वप्न है कि बिहार को पूरे देश में टॉप 5 स्टेट में शामिल कराना, और यही यही सब सपना था मेरा। और इसके साथ ही जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है, मैं उस पे विशेष तौर पर काम करना चाहता हूँ, और यही स्वप्न लेके मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर बिहार देश के लिए एक बोझ ना बने, एक देश के लिए उदाहरण बने, और यहाँ की जो उन्नति हो, वो देश के लिए एक मिसाल बननी चाहिए। यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करना, और हाल फिलहाल में जितने भी बिहार सरकार स्टेप ले रही है उसको आगे बढ़ाना, इसको मैं, मेरा स्वप्न है और इस पे मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे पास थैंक यू डिसिप्लिन है, नीतीश। डेडिकेशन है। रुपेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर, बिहार प्रशासनिक सेवा, फिर बिहार पुलिस सेवा है, फिर सब रजिस्ट्रार है। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है सर। और ऑप्शनल सब्जेक्ट? ये भी पॉलिटिकल साइंस है सर। नीतीश, आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। तो आप लव मैरिज करना पसंद करेंगे या अरेंज मैरिज करना पसंद करेंगे? सर, अभी तो इस बारे में सोचा नहीं है। जैसा भविष्य में परिस्थितियां आएंगी वैसा मैं सर करूंगा। जब आप शादी करेंगे तो क्या दहेज लेना पसंद करेंगे या दहेज देना पसंद करेंगे? नहीं सर, न मैं दहेज लेने के पक्ष में हूँ, न दहेज देने के पक्ष में हूँ। मेरा मानना है कि जो शादी है वो दो परिवारों का एक बंधन है, और उसको इस सब चीजों से दूर रखना ही बेहतर है सर। बिहार में अपराध काफी बेलगाम हो गया है। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सर, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए कई स्तर पर काम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले जो भी एफआईआर हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपराध होते हैं परंतु उसके एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बताया जाता है। तो एफआईआर को डिजिटलाइज करने की जरूरत है, ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं से एफआईआर दर्ज कर सके डिजिटल रूप में। उसे ये ना सोचना पड़े कि हमको थाने में जाना होगा, ओके, वहां पर एफआईआर नेक्स्ट इस तरह से। दूसरा क्या स्टेप उठाएंगे? एक तो आपने EFIR बताया। यस सर। और सर, सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा। ओके, आपने करंट अफेयर पढ़ा है अभी हाल फिलहाल के हाँ दिनों सर, में? करंट अफेयर। कौन कौन से घटनाएं हैं? हाँ सर। सर, अभी जो सर पूछ रहे थे, तो एक तो बांग्लादेश का इशू चल रहा है, और हाँ, उससे उससे पहले सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान कई सारे एक्ट भी लाए थे, विधेयक भी पारित हुए हैं, जिसमें वीवी राम जी विधेयक भी आया था। और उससे पहले सर जो लेबर कानून है वो भी आए थे। ये सब सर चल रहा है। तो ये मनरेगा को लेकर के विवाद चल रहा है, क्या है विवाद? सर, सरकार ने एक नए कानून लाई है, डीवी राम जी विकसित भारत गारंटी, रोजगार गारंटी अधिनियम ऐसा करके है, जिसमें काफी सारे प्रावधान जो है वो इससे पहले चलने वाली मनरेगा से मिलते जुलते हैं। हालांकि जो विपक्षी दल है वो, उनका कहना है कि इसमें महात्मा गांधी का जो नाम है वो हटा दिया गया है, और जो वो मान रहे हैं कि महात्मा गांधी का अपमान है।
और कोई विवाद? और सर एक और इसमें है कि जो काम पहले मिलता था वो जब डिमांड बेस्ड पर था, अब जो सप्लाई बेस्ड पर हो गया है। हालांकि जो दिन की अवधि थी पहले 100 दिन थी, अब बढ़ाकर सर 125 दिन कर दी गई है। ओके। मान लीजिए आपको अनुमंडल अधिकारी बना दिया जाता है, तो एसडीएम बनने के बाद अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे? सर सबसे पहले तो सर इतनी सारी स्कीम चल रही हैं सरकार के द्वारा, और हाल फिलहाल में जो नई सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने काफी युद्ध स्तर पर बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए काफी सारे जो विभाग है उनका गठन कर रही है। और माननीय मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। तो इस स्तर पर तो काम हो ही रहे हैं। मैं अपने स्तर पर सर शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दूंगा, और उसके साथ ही सर जीविका मेरे प्रायोरिटी में रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जीविका निश्चित ही काफी एक अच्छी स्कीम है, परंतु अभी भी उसका जो लाभ है वो मिल नहीं पा रहा है। जीविका के जो उत्पाद हैं वो अभी ओके, भी मार्केट तक उस स्तर तक नहीं पहुंच थैंक पा यू रहा है वेरी मच। सर। उसको सर डिजिटली रूप से yes, योर इंटरव्यू प्लीज सर। thank you, sir। नीतीश, पॉजिटिव चीजें बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आप बहुत अच्छा प्रश्नों को डील कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आपका वॉइस लेवल भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिख रहा है। जो एक सलाह रहेगा कि प्रश्नों को अगर टू द पॉइंट कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे प्रश्नों को उत्तर देते समय आप बहुत ज्यादा उसे खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका सेंटेंस जो है बहुत लंबा हो जा रहा है। कोशिश कीजिएगा कि टू द पॉइंट उसको बना करके, जैसे एक प्रश्न था कि संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद जो है रुझान केंद्र की ओर है, तो उसका 2-4 पॉइंट बना लेना है, कैसे केंद्र की ओर जो है सत्ता। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन एकदम करना नहीं है, क्योंकि वो इतने अनुभवी होते हैं जो 4 या 5 पैनल में जो लोग होंगे, वो आपके 1-2 लाइन से ही समझ पाएंगे, समझ जाएंगे कि आपके पास नॉलेज है। वो ज्यादा उनको एज ए स्टूडेंट समझ के उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस टू द पॉइंट रखना अपनी बातों को। एक और मैं आपसे प्रश्न पूछा था कि आपकी खूबियां क्या हैं कि एज ए प्रशासक के रूप में आपको नियुक्त किया जाए, तो आपको अपने बारे में बताना था कि आप वेल कॉन्फिडेंट हैं, शानदार है, समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। मेरे अंदर वो कमिटमेंट है कि मैं अच्छा करूंगा बिहार के करने के लिए, तो हम लोग हैं, सब लोग करेंगे। और ये ज्यादा सपना है, ये स्वप्न है, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है कि जो करंट चुनौतियां है इसको समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो इसको करूंगा, है ना। कुछ ज्यादा एकदम मिसाल एकदम अथी नहीं करना है कि हाँ मैं ठीक है आऊंगा सर। तो एकदम बिहार का कायाकल्प ही हो जाए। बाकी करंट अफेयर्स पे आपकी अच्छी पकड़ है, बहुत सारी चीजों को देखा है। बस न्यूज़पेपर वाला पार्ट अपना देखते रहिएगा कि बहुत सारे करंट के टॉपिक वहीं से कवर हो जाएंगे आपको, क्योंकि पढ़ा तो आपने है, मेंस क्लियर किया है, पढ़े हुए हैं। बस उसको एक बार करते रहना है, रीड करते रहना है, सारी चीजें वो एज इट इज बनी रहेगी, भूलेंगे नहीं। ठीक है, बाकी ठीक है और सर। फीडबैक के लिए मैं कार्तिकेयन सर को, मैम, कार्तिकेयन नेहा मैम। हेलो नीतीश, जैसा यस कि मैम। सुजीत सर ने बताया, आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही है। अदरवाइज आप आंसर बहुत अच्छा फैब्रिकेट कर पा रहे हैं, पर्सनालिटी अच्छा है। थोड़ा स्माइल ऐड कीजिए, बहुत सीरियसनेस आपके चेहरे पे से सिकन सा दिख रहा है, उसको थोड़ा सा आप लाइट महसूस करने का कोशिश कीजिए बात करते हुए, वो एक ऐड कीजिए। और दूसरी चीज, सर ने पहले ही बता रखा है कि आप ना अभी भी मेंस की तरफ है। आपने मेंस दे दिया, सिलेक्शन हो गया है, तो आप थोड़ा मेंस को पीछे छोड़िए और क्रिस्प आंसर की तरफ आइए। जस्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको देना है। इंटरव्यू में आपको बहुत कम समय मिलने वाला है, तो आप इलेबोरेट नहीं कर सकते आंसर्स को ज्यादा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा क्रिस्प करिए चीजों को। मेनली आपके लिए भी चैलेंज पूरे इंटरव्यू दौरान मुझे यही दिखी कि आप आंसर देते, अगर देना स्टार्ट करें तो बस देते ही रहे। आपको होना चाहिए कि क्या पूछा गया क्वेश्चन,
बस ये आंसर, जस्ट दैट। ये थोड़ा फ़र्क आपको क्रिएट करना है, मीन्स आंसर राइटिंग टू द इंटरव्यू। ओके। थैंक यू। नीतीश, जो बातें सबने बताई, मैम ने बताई, सबसे पहले तो कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके अंदर, ये आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है, आप हैंड मूवमेंट नहीं करते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आपको को लेकर के, और चीज़ें भी पॉजिटिव ही, बस जो छोटी-छोटी बातें बताई गई हैं, जैसे कि मैंने भी पूछा कि आप क्या करेंगे एसडीएम बनने के बाद? तो आप क्या करेंगे, आपका अपना चीज़ बताना है कि अपने ऑफिस के क्षेत्र में एक चीज़ समझना है कि आपको इस एक डिजिग्नेटेड पोस्ट दिया गया है कि आप एसडीएम के रूप में क्या करेंगे, तो अपने कार्य क्षेत्र में क्या करेंगे, इन चीज़ों को समझना है। ऐसा नहीं कि मुख्य सचिव जी क्या कर रहे हैं या फिर और, तो आउट ऑफ द बाउंड्री से जो है ना बॉलिंग नहीं करना है, अपने कॉन्टेक्ट्स में आना है। सर ने भी इन चीज़ों को हाईलाइट किया है। दूसरा है कि करंट अफेयर को और पढ़ने की भी आवश्यकता है, आपने तो पढ़ा ही है, सर ने जैसे बताया, लेकिन और पढ़ना चाहिए। और दूसरा, जब पूछा जाए कि आपने कौन-कौन सी न्यूज़ पढ़े हैं, तो जो न्यूज़ आपने बोला जिसमें आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो, उसे प्रायोरिटी बताएँ, उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चले जाएँ। और एक बहुत अच्छा तरीका बताने का क्या होता है कि सर हाल-फिलहाल में मैंने करंट अफेयर की कुछ घटनाओं को पढ़ा है, पॉलिटिकल न्यूज़ ये है, नेशनल लेवल पे ये न्यूज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज़ है, खेल के क्षेत्र में सर ये घटनाएँ घटी हैं, और क्या कहते हैं आर्थिक इकोनॉमी की दृष्टि से ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इस तरीके से जब आप बाइफरकेट करके बताते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सर ये घटनाएँ घटी हैं, ये न्यू डेवलपमेंट हुआ है, तो और भी बेहतर हो जाता है वो चीज़ें प्रेज़ेंट करने में, ठीक है? तो इन छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे उम्मीद करते हैं, और आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस छोटी-छोटी बातों को आप क्लियर कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। स्नेहा, स्नेहा के बाद जूही को लें। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, या तो आप दुपट्टा सही कर लें या इसको हटा दें, जैसे दुपट्टा लगाते हैं वैसे लगा लें, या नहीं, हटा दो।